हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल एंड वेलकम टू ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और दरोगा फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। जो भाई बंधु या बहन अभी तक मेरा कटअप का वीडियो नहीं देखे हैं, मैं इसका जो लिंक है इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा और आप जाके कटअप का एनालिसिस देखें। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कटअप का एनालिसिस किया है। आज जो हम लोग करेंगे वो 1275 मेंस जो 25 फरवरी का हुआ था उसके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। बहुत सारी टीचरों ने 100 क्वेश्चन का एनालिसिस कर दिया है, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूं जहां से विद्यार्थी का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। उनको लग रहा है यह मेरा सही है कि मेरा गलत है। और मैं आपको पूरे वादे के साथ कह सकता हूं कि जब पूरा वीडियो देखिएगा तो इसमें से सभी विद्यार्थी का 2 से 3 नंबर कमेगा, क्योंकि कुछ जो आंसर की मार्केट में आया है वो एक्चुअल में सही है नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग बारी बारी से करके क्या करते हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। साइंस का सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे और बहुत ही अच्छा सवाल जो है आयोग ने इस बार इसके मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सवाल देख लेते हैं साइंस का। एक समीकरण दिया था कि 2SO2 को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2SO3, है ना। और यहाँ पे लिख दिया है कि अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, लेकिन यह समीकरण था तो मैं लिख दिया। इसके ऑप्शन थे उच्च दाब, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्थिर दाब, तीसरा ऑप्शन है उच्च ताप के साथ उत्प्रेरक भी है, और चौथा ऑप्शन है आपका उच्च दाब, उत्प्रेरक और निम्न ताप। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। हर एक एग्जामिनेशन में यह जो है पूछा जाता है ना, कि जब SO2 को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा तो इसमें निम्न में से कौन सा कंडीशन है जो फॉलो करेगा। ठीक है, एक वैज्ञानिक है ले चैटलियर। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम क्या है? ले चैटलियर ने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तभी होगा जब तापमान क्या होगा? निम्न होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात आपको आंसर इतना ही 4 ऑप्शन में दिख गया होगा कि इनमें से किन में निम्न ताप है। ठीक है, तो कहता है कि जब ले चैटलियर के अनुसार जब निम्न ताप होगा और क्या होगा? उच्च दाब होगा और प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, तब जाके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। लेकिन इसमें एक प्रेरक का काम करेगा जो तापमान को क्या करेगा? अगर ज्यादा है तो उसको कम करने का प्रयास करेगा ताकि अभिक्रिया क्या हो? तेजी से हो सके। यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में V2O5 रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या बोलते हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो बहुत सुंदर सवाल पूछा गया था दरोगा मेंस में कि 2SO2 प्लस O2 बनेगा क्या? 2SO3, और अभिक्रिया कैसा है? ऊष्माक्षेपी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस अभिक्रिया के लिए होगा? आगे एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है कि इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है, तो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड याद करिएगा। कौन सा वैज्ञानिक ने क्या किया था? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का बताया था, तो ले चैटलियर ने बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया निम्न ताप पे तथा उच्च दाब पे क्या होता है, मतलब आदर्श माना जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत खूबसूरत सवाल। जिन विद्यार्थियों का उच्च दाब, निम्न ताप और उत्प्रेरक है वो अपने आंसर को सही मान सकते हैं। इसके बाद एक और साइंस का सवाल था बहुत ही अच्छा, कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या सत्य है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन था इसका अम्ल में लाल। ठीक है, बारी बारी में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ बता दे रहा हूं। और क्षारक में पीला। ठीक है, क्षारक में पीला ऑप्शन भले मैं लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद था ये ऑप्शन दूसरा
कि क्षारक में लाल और अम्ल में पीला। ठीक है, इसके बाद था अम्ल में रंगहीन, अम्ल में रंगहीन और क्षार में पीला, क्षार में पीला। इसके बाद है चौथा ऑप्शन जो है आपका क्षारक में रंगहीन, क्षारक में रंगहीन और अम्ल में पीला, अम्ल में पीला। अच्छा, ये साइंस का सवाल है, इसीलिए मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में इसी 4 ऑप्शन में से भी क्या करेगा, सवाल बनेगा। सवाल क्या था, लिखा हुआ था मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज का जब हम लोग करेंगे अम्ल में तो रंग जो है वो लाल हो जाता है, अम्ल में क्या होगा, लाल होगा और क्षार में क्या होगा, पीला होगा। ठीक है, किसका, मिथाइल ऑरेंज का। तो जिसने विद्यार्थी भी अम्ल में लाल और क्षार में पीला मारे हैं उनका बिल्कुल क्या है, सही है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन जो मैंने लिखा है कि अम्ल में रंगहीन, रंगहीन, वाकई में ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है, फिनालेप्थलीन। ठीक है, आगे जब भी एग्जामिनेशन होगा बीएसएससी का, सचिवालय सहायक का, चाहे आने वाला दरोगा में, उसमें याद रखिएगा फिनालेप्थलीन। ठीक है, फिनालेप्थलीन, इससे सवाल पेपर में बन सकता है। क्या बनेगा, ये अम्ल में क्या होता है, रंगहीन होता है और क्षार में कैसा होता है, गुलाबी होता है। इसके बारे में याद कर लीजिएगा, अम्ल में रंगहीन हो जाता है और क्षार में क्या होता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो यह आपका दूसरा सवाल रहा था मिथाइल ऑरेंज का कि अम्ल में लाल और क्षार में क्या होता है, पीला होता है। चलिए अब आगे साइंस के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपना देखिएगा कहाँ पे आप गलती की है। मैं बहुत सारे सवाल जो है जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं उसी का चर्चा कर रहा हूँ, बाकी सब सारे शिक्षकों ने और भी सारे सवाल का क्या क्या सॉल्यूशन करवाए हैं, अच्छी बात है ना। इसके बाद एक और सवाल है साइंस का, देख लेता हूं मैं। हाइड्रोजन की पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग क्या होगा। ठीक है, तो कोणीय संवेग निकालना ठीक है, कोणीय संवेग आपको निकालना है mvr। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो कोणीय संवेग निकलेगा, या फिर इसको इस तरह से हम लोग निकालते हैं nh/2π। ठीक है, और n से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिनोट किया जाता है। किसका डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिनोट करते हैं। ठीक है, h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 6.26 × 10⁻34 जूल सेकंड, और पाई का तो वैल्यू आप जानवे करते हैं 3.14। अच्छा, पहले जो इसका ऑप्शन है वो मैं देख लेता हूं। ऑप्शन है आपका पहला 6.64 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकंड, दूसरा है आपका 4.12 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकंड, तीसरा इसका जो ऑप्शन है 1.05 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड, चौथा जो है इसका 2.21 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, अब बहुत सारे टीचरों के द्वारा अलग अलग आंसर बताया जा रहा है, किन्हीं के द्वारा ये वाला आंसर बताया जा रहा है, किन्हीं के द्वारा ये वाला आंसर बताया जा रहा है, अलग अलग शिक्षक अलग अलग आंसर बता रहे हैं। लेकिन चलिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसके बाद जो आपका मान आएगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो एक से दूसरा ऑर्बिट में गया तो n का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और प्लैंक कांस्टेंट का मान कितना होता है 6.26 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, यहां पे मेरा क्या हो गया 2 पाई होता है फार्मूला से 2, और इसका कितना मान होता है पाई का 1.24 होता है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है 3.26। ठीक है, और नीचे में मेरा क्या है 3.14, तो ये जब मेरा कटेगा तो 2.12 है ना, आसपास में कट के आएगा,
तो इसका जो आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू माई 2.12 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है, इसमें 2.21 लिखा हुआ है। अब एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन है हमें मालूम नहीं। ठीक है, अगर हो सकता है कि इस तरह से लिखा हुआ ऑप्शन में 2.12, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी सोचेगा कि नहीं 1 से 2 में गया है तो 2 से क्या करेंगे, 1 माइनस करके करेंगे, तो किसी का कहना है कि 1.05 होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई आंसर 2.12 गुने 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड होगा। आप कहीं भी फार्मूला सर्च करके देखिएगा कि किसी भी कक्ष में, है ना, कोणीय संवेग का मान क्या होता है, तो NH बटा 2 पाई होता है, जहां N नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है, H आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, और 2 पाई आपका फार्मूला से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से तो 2 कट गया, 6.26 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड बटा 2 गुने 3.14 हो गया। तो ये मेरा काट कूट की तरह आया है। और आयोग क्या आंसर लेता है, जिनका विद्यार्थी का भी 1 नंबर है, तो यहाँ से रिड्यूस होगा, आपका 1 नंबर यहाँ से कम होने वाला है अगर ये आंसर जा रहा है तो। अब आयोग क्या लेता है, क्वेश्चन एग्जैक्टली हम लोग के पास तो आता नहीं है, कोई टीचर के पास आया है तो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग को मिला है, लेकिन हम लोग क्या कोशिश है कि एग्जैक्ट आपको आंसर बताया जाए। ठीक है, तो यह एक विवादित सवाल रहा, जहां से आयोग आपको क्या आंसर मानता है वहां से आपका नंबर कटने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा साइंस का सवाल था। इसके बाद एक और साइंस का सवाल देखते हैं हम लोग कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है। ठीक है, बोस, ठीक है, आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। ठीक है, ठोस, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, यह 2 आदमी, सबसे पहले यह सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा इस अवस्था के बारे में बताया गया 1920 के आसपास। फिर 1924 में आइंस्टीन ने इस चीज का जिक्र किया। 1995 में जाके 3 वैज्ञानिकों ने इसकी लैब में बनाया और उन तीनों वैज्ञानिकों को 2001 में नोबेल प्राइज मिला। जो ये स्टूडेंट विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उन 3 वैज्ञानिकों का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था को लैब में प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होता क्या है कि किसी भी गैस को हम लोग वैक्यूम में रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज में रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे टच होकर वो क्या करेगा, वो उष्मा को अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसको वैक्यूम में करा जाता है और लेजर की सहायता से उस पर क्या कहता है, उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है -273 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है उतना पे। ठीक है, और उतना पे कॉम्पैक्ट करने के बाद उनके जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट एकदम शून्य हो जाता है, एकदम 0 हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत आपको छाट के दे दिया ताकि आसान से पकड़ लें। इसमें दिया है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है उच्च गतिज ऊर्जा, बिल्कुल नहीं होते। मान लीजिए कोई पदार्थ सॉलिड है तो इसके भी पार्टिकल क्या है, वाइब्रेशन में है, लेकिन हम लोग को उतना दिख नहीं रहा है। लिक्विड है तो लिक्विड वाला हम लोग देख सकते, मतलब फील कर सकते हैं, और गैस का तो पार्टिकल जो है वो इधर से उधर क्या हो रहा है, घूम ही रहा है। लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं लगभग शून्य की स्थिति में हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन करता तो यहाँ शून्य भी देता, लेकिन यहाँ पे दिया है कि निम्न गतिज ऊर्जा और बहुत कम गतिज ऊर्जा, तो एकदम कम गतिज ऊर्जा होगा, है ना, क्या एकदम सबसे कम गतिज ऊर्जा लगभग शून्य के समान होगा। तो जिसने विद्यार्थी कम गतिज ऊर्जा माने एकदम निम्न के आसपास, ठीक है, बहुत कम, कम का मतलब क्या, बहुत कम गतिज ऊर्जा लगभग शून्य के आसपास होता है। तो जो विद्यार्थी बहुत कम गतिज ऊर्जा मारे हैं उनका सही हो जाएगा। इसके बाद एक और साइंस का सवाल था। अच्छा, ये तो एक विद्यार्थी और पूछ रहा था कि सर पहाड़ों पर जल उबलता है। भाई साहब, समुद्र तल से कम तापमान पर आप जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वायुमंडलीय दाब कमेगा तो जल क्या होगा, जल्दी उबलेगा, है ना। तो खाना देर से ही पकेगा। प्रेशर कुकर में जब हम लोग दाब देते हैं, है ना, दाब को बढ़ाते हैं
तो वहीं जो पानी है 100 डिग्री की जगह 120 डिग्री में उबलता है, तो खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है, हीट उसको ज्यादा मिलता है ना। तो ये आप समझिएगा। एक और सवाल था, देख लेता हूं भाई, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा खोजने में टाइम लगता है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा। देखिए साइंस जब भी पढ़िए ना तो कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश कीजिए, आप रटिए नहीं। साइंस में कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा। तो मान लिया कोई पिंड गिर रहा है, ठीक है, और मुक्त रूप से गिरने का मतलब क्या हुआ, वैक्यूम में। किसमें हुआ, वैक्यूम में। तो जब मुक्त रूप से पिंड गिर रहा है तो उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो जी होगा, जी ही यहाँ पे प्रमुख होगा। अब बताइए कि निर्वात में भी जी फैक्टर काम करता है, बिल्कुल करता है। हम जो जिस पृथ्वी पे हैं और सूर्य के बीच में निर्वात है ना, वैक्यूम है ना, लेकिन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो वही वाली बात है कि मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु गिर रहा है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल यहाँ पे आयोग ने बहुत सिंपल पूछ दिया। अगर ये पूछता कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती, गतिज ऊर्जा क्या होती है ना, फिर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती, तब आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होता। लेकिन यहाँ पे सीधे पूछा कि मुक्त रूप से कोई वस्तु पिंड गिर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन था इसका बढ़ती है, उसके बाद है घटती है, इसके बाद ऑप्शन था स्थिर रहती है, और एक है पहले बढ़ती है, पहले बढ़ती है, और है फिर इसी में फिर घटती है, फिर घटती है। सवाल में आपको पूछा है कुल ऊर्जा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर रहती है। लेकिन अगर सवाल में पूछ देता कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो भाई जैसे जैसे इसका हाइट कमेगा, स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, mgh होता है। तो जैसे जैसे इसका हाइट कमेगा भाई साहब, उस हिसाब से इसका स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होगा। और जैसे जैसे वो क्या होगा, सरफेस पे आएगा, तो वहां पे आपका क्या होगा, गतिज ऊर्जा जो है हाफ mgh², वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगा। अब इसी दोनों को मिला के बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा। टोटल ऊर्जा नहीं देके आपको सवाल में सिर्फ यह दे देता कि यांत्रिक ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो फिर आपका जवाब क्या होता, आप फिर सोचने पे मजबूर हो जाते। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिलाने के बाद यांत्रिक ऊर्जा है, और यही यांत्रिक क्या है, आपकी कुल ऊर्जा है, जो कि क्या होती है, हमेशा स्थिर रहती है। स्थितिज ऊर्जा पूछती तो घटती धीरे धीरे, गतिज ऊर्जा बोलती तो क्या होती है, बढ़ती धीरे धीरे, है ना। और इसी यह क्या है, इस तरह की घटना जब निर्वात में घटती है तो यह क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के लॉ का भी पालन करता है। तो ये सब सारी चीजें आपके साइंस के कॉन्सेप्ट से। चलिए इसके बाद एक और सवाल है। आप तो मिश्रण तो जान ही रहे हैं, दो से अधिक वस्तुओं को मिलाएंगे, लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया से नहीं मिलाएंगे। किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या होगा, वो आपका रासायनिक मतलब मिश्रण हो जाएगा, उसके लिए रासायनिक संयोजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह आपके साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल रहा। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए कुछ ऐसे सवाल हम लोग जिक्र करते हैं जहां अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं। आपको वहां पे क्या करने का था, तुक्का मारने का था, या फिर आपको जो भाई लग भाई काम करिए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल का हम जिक्र करते हैं। 25 ही इंपॉर्टेंट सवाल का जिक्र करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में परेशान किया होगा, जो आपको कंफ्यूजन पैदा किया होगा। उन सब सारी चीजों को हम लोग नहीं करेंगे, पूरे 100 का 100 क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान भी था, और आसान हर एक टीचर ने क्या किया, ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा चुका है। तो देखिए एक सवाल था अमनगढ़ बाग वाला, ठीक है, अमनगढ़ बाग वाला था। तो अभी क्या है, जितने भी आगामी एग्जामिनेशन होंगे बिहार के, सचिवालय सहायक हो, BSS इंटरमीडिएट हो, जितने भी टाइगर रिजर्व है या फिर इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपको संरक्षण के लिए बनाया गया है, कम से कम आप उनको एक बार देख लें। इनसे सवाल पेपर में बनना ही बनना है, ठीक है। तो अमनगढ़ बाग रिजर्व जो था वो था आपका कहां पे, यूपी में। तो जिस बंदा का यूपी लगाए हैं बिल्कुल सही है। कहता है इसके बाद कि बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ। देखिए ये सब ऐसे सवाल हैं जहां पे आपको आंसर आता है तो ही आप बनाए होंगे, वरना आपका गलत हुआ होगा।
बिहार मानवाधिकार का आयोग का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। किसमें? 2000 ईस्वी में। एक और सवाल है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? यह सवाल पर भी कंट्राडिक्शन है। मैंने एक आपको पहले ही सवाल को क्या किया था, छांट के रख दिया है कि आयोग इसका आंसर कुछ भी ले सकता है। ठीक है, तो एक सवाल का नंबर सबका घटेगा और जिनका जो ऑप्शन लड़ेगा उनका बढ़ेगा भी। दूसरा यह सवाल है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति को हटने, पद छोड़ने या फिर हटने के लिए 5 विधि है। एक तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो, दूसरा वो अगर सब त्याग कर देते हैं तो, तीसरा अगर उनको हो गया आपका कि निधन हो गया तो, चौथा हो गया आपका कि उनकी निर्वाचन में अगर अवैध या किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो, और पांचवा यह है कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से, है ना, किसे पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित करके, लेकिन यहां पे रुकिएगा, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित करके लोकसभा से क्या करना पड़ता है? पास करवाना पड़ता है। बात समझिएगा, लोकसभा से पास करवाना पड़ता है, तब जाके उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। ऑप्शन थे आपके महाभियोग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन में लिख रहा हूं इसका, महाभियोग द्वारा। तो भाई महाभियोग उपराष्ट्रपति पे न लगता है। ठीक है, उसके बाद संसद के संकल्प द्वारा। ठीक है, संसद के संकल्प द्वारा। उसके बाद है राज्यसभा के संकल्प द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के संकल्प द्वारा। और चौथा है आपका संसद द्वारा। ठीक है, और आधे से विधानसभा, आधे से विधानसभा। ठीक है, अब देखिए बात क्या है, बहुत सारे शिक्षकों ने ये बता दिया कि राज्यसभा के संकल्प जब पारित कर देंगे तो उपराष्ट्रपति को क्या कर देंगे? हटा देंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि लोकसभा से भी पास करवाना सहमति मतलब जितने भी मेंबर हैं उससे, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पे विद्यार्थी आंसर टिक मार के बैठा हुआ है, लेकिन आयोग बोलेगा नहीं, जब लोकसभा से वो क्या करेगा, उसको भी पारित होना है सहमति मतलब संकल्प को, तो वह संसद आंसर लेगा। क्या लेगा? संसद के संकल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो क्या है, फिर से आपका आंसर बदलने वाला है। एक क्वेश्चन का और मैं भी आंसर बदलवाऊंगा। जितना भी विद्यार्थी है ना, सबका 1-1 नंबर 3-3 नंबर कमेगा। ठीक है, उसके बाद एक और ऐसा सवाल था जिसमें विद्यार्थी को अगर आता तो ही बनाता। ठीक है, सवाल क्या था कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? मैं बार बार सवाल नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके ऑप्शन थे बोध गया, टोपरा, सारनाथ और सांची। ठीक है, ऑप्शन क्या था? बोध गया था, दूसरा था आपका टोपरा, ठीक है, तीसरा था सारनाथ और चौथा था आपका सांची का सांची। मैक्सिमम विद्यार्थियों ने सारनाथ लगाया है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सभी विद्यार्थियों ने लगाया है, मैक्सिमम विद्यार्थियों का रुझान था कि सारनाथ, जबकि इसका सही आंसर है टोपरा। टोपरा में सबसे बड़ा अशोक चक्र वो भी स्टील का बनाया गया है। ठीक है, जिस विद्यार्थी का टोपरा है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरा कि डीआरडीओ द्वारा विकसित, ठीक है, अस्त्र, देखिएगा, अस्त्र एक मिसाइल विकसित किया गया था, मिसाइल। ठीक है, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। तो इसके बारे में पूछा है कि डीआरडीओ के द्वारा जो विकसित अस्त्र है वह जो है वो वार कैसे करता है, कहां से कहां तक। अच्छा, लोगों को लग रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र मतलब जितना भी संसाधन है वो नहीं, अस्त्र भैया मिसाइल का नाम है, यह भारत की पहली मिसाइल है, समझे, भारत में बनी हुई पहली मिसाइल जो हवा से हवा में मार करेगा। ठीक है, तो डीआरडीओ द्वारा बनी पहली मिसाइल है ना, अस्त्र जो क्या करती है, हवा से हवा में मार करती है, हवा से हवा में मार करती है। जिस विद्यार्थियों ने हवा से हवा में मार करके अगर लगाए होंगे तो उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, कि बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। ठीक है, इसमें भी कुछ विद्यार्थी फंसे होंगे। तो इसमें आपका सबसे पहला जो है गोपालगंज होगा।
ठीक है, गोपालगंज। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो सिवान मिलेगा, सिवान से फिर आ जाइएगा तो बक्सर है, और बक्सर से फिर क्या है, रोहतास है। जिस स्टूडेंट ने इस क्रम में सजाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल था आपका कि भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता जनवरी 2024, देखिए आपका 25 फरवरी को एग्जामिनेशन है और 22 जनवरी तक का वो क्या कर रहा है, करंट अफेयर पूछा है। तो भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी को कहां पे आयोजन किया गया था, तो कुपुलपदा विशाखापट्टनम में। कहां पे, विशाखापट्टनम में। जिस विद्यार्थी का आंसर है विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक और सवाल था कि पूगा घाटी, ठीक है, देखिए ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट में आपका नॉर्थ में जो है आपका लद्दाख वाला क्षेत्र, अभी वहां पे बहुत सारा अनुसंधान का काम चल रहा है। ठीक है, सरकार वहां पे पूरा क्या है, सीरियस हो गई है। चाइना वाले ना ऊपर से क्या के है, कुछ कुछ अपना वो काम कर रहे हैं, तो उसी के लेके तो वहां पे पूगा घाटी है। पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा किसके लिए फेमस है, भूतापीय ऊर्जा के लिए। तो ये भी पेपर में सवाल बना था, अगर आप आता तो बांटते, नहीं तो फिर ये भी निगेटिव जाता। तो जिन विद्यार्थियों ने भूतापीय ऊर्जा को टिक किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी का हम चर्चा करेंगे सिर्फ। कहता है कि लोकसभा के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। ठीक है भाई साहब, एक लोकसभा का चुनाव, ठीक है, और एक लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव का घोषणा। अगर लोकसभा के चुनाव की घोषणा रहता तो आपका चुनाव आयोग का काम था, वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको आयोग ने दिया है ताकि फंसे, वहां पे प्रोटेम स्पीकर भी दिया हुआ है, ताकि हम लोग प्रोटेम स्पीकर सुनते हैं ना, जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक, है ना। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर जो होगा, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर देता है, निर्धारित किया जाता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद जब पहली जो बैठक होती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, और उसी समय निर्णय लिया जाता है कि लोकसभा के चुनाव, जो अध्यक्ष का चुनाव वो कब होगा। और उसके पहले क्या होते हैं, हम लोग एक प्रोटेम स्पीकर चुन लेते हैं, जो सदन का सबसे अनुभवी व्यक्ति हो, सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो, जिनको क्या हो, अच्छी नॉलेज हो, अच्छी तालमेल हो, अच्छे सबसे संबंध हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं, फिर लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए इसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है। ठीक है, अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं अध्यात्मक क्या होता है। हम लोग हैं लोकतंत्र में, ठीक है, तो हम लोग की सरकार जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये 3 चीजों पे काम करती है। विधायिका के नीचे कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका तो दोनों से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, लेकिन वहां पे अध्यात्मक सरकार में कार्यपालिका स्वतंत्र होती है। हमारे यहाँ क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अध्यात्मक सरकार में कार्यपालिका क्या होती है, स्वतंत्र होती है। और वहां के जो प्रमुख होते हैं, जो सभी कामों में क्या करते हैं, उनके मतलब ऑल इन ऑल सर्वसर्वा हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर था कि अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है, तो स्वतंत्र कार्यपालिका। ठीक है, स्वतंत्र कार्यपालिका। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये था। जिन विद्यार्थियों ने किया है बिल्कुल सही है। इसके बाद था पूर्वी पश्चिमी गलियारा किससे जोड़ता है। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा स्वर्णम चतुर्भुज जानते हैं ना, ऊपर से नीचे, है ना, एक कन्याकुमारी से लेके ये आपका जम्मू कश्मीर से लेके क्या कन्याकुमारी तक, और इधर आपका पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है, तो पश्चिम में तो आपका यहाँ पे सिलचर दिया हुआ है ना। सिलचर कहाँ है, उड़ीसा में, सॉरी असम में है। ठीक है, सिलचर क्या है, असम में है। और यहाँ पे जो पूर्वी गलियारा है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको 2 ऑप्शन दे दिया था, एक अहमदाबाद दे दिया था और दूसरा पोरबंदर दे दिया था। ठीक है, पोरबंदर दे दिया था। अब 4 ऑप्शन में से तो 2 ऑप्शन छाट ही लिए थे आप। अब बचा गुजरात का 2 ही जगह है, अहमदाबाद होगा
कि प्रबंधर होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है प्रबंधर होगा। क्या होगा? प्रबंधर। पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहां से कहां तक? पोरबंदर से लेकर सिलचर तक। उत्तरी दक्षिणी गलियारा कहां? जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल को हम तेजी से सवाल कर रहे हैं। देखिए मेरे पास सिस्टम नहीं है, ना स्मार्ट बोर्ड है, ना कुछ है, बस सामने आके जितना पॉसिबल हो सके मैं उतना कर रहा हूं। संसाधन की कमी है, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब वीडियो ना देखें, पूरा वीडियो देखिए। मैं सब सारी चीजें, काम की चीजें मैं बता रहा हूं। इसके बाद है डेमेट्रियस किसके समकालीन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सारे विद्यार्थियों ने गलती करके आया है। डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस जिसको दमित्र भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और किसके साथ ही समकालीन थे? ऑप्शन यहां पे दिया था, अशोक दिया था, ठीक है, इसके बाद आपका दिया था दशरथ दिया था, इसके बाद दिया था सालिसुका, और दिया था बिंदुसार, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी क्या है, वो बिंदुसार मार के बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि हम बिंदुसार मार दिए तो क्या हो गया, मेरा सही हो गया और हमको एक क्वेश्चन जो है वो बढ़ गया। ऐसा नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं सर आप नहीं देखे हैं कि वो राजदूत मांगा था सिरियनेरियस एंटियोकस से? बोले बिल्कुल है। बिंदुसार ने सिरियनेरियस एंटियोकस से वो जब दूत मांगा था, अंजीर मांगा था, शराब मांगा था, तो वहां से डाइमेकस आया था। सीरिया से कौन आया था? डाइमेकस आया था। भाई साहब यहां डेमेट्रियस है और आया कौन था? डाइमेकस आया था। दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि डाइमेकस ही क्या है, डेमेट्रियस है, ठीक है। ये दमित्र है, इसका जो दूसरा नाम क्या है? दमित्र। अब इसका हम शासन काल आपको बताते हैं। इसका जो शासन काल है 190 बीसी है ना, 190 ईसा पूर्व के आसपास है। और इन लोग का शासन काल मैं आपको बता रहा हूं। अशोक का हो गया आपका, सबसे पहले तो इसमें से बिंदुसार लोग बड़े हैं, 298 से 272 ईसा पूर्व, ठीक है। इनके बाद अशोक जी हैं 268 से 232। अशोक के बाद दशरथ था 232 से लेके आपका 224 के आसपास। सालिसुका जो था मौर्य साम्राज्य के छठे शासक था। तो मौर्य साम्राज्य के छठे शासक के समय में डेमेट्रियस ने क्या किया था, मतलब हमला भी किया था, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो सालिसुका होगा। इसका शासन काल है वो 202 ईस्वी के आसपास में, ईसा पूर्व के आसपास में है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? सालिसुका होगा। डेमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो सालिसुका के, ना कि बिंदुसार के। वो जो डाइमेकस आया था बिंदुसार के समय में वो दूसरा व्यक्ति था। यहाँ पे डेमेट्रियस है जो दूसरा व्यक्ति है। तो जो विद्यार्थी ने क्या किया, सालिसुका को लगाया है और उनका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद और क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज वाला बता दिए। हाँ, न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप जो है वो करता है, नहीं करता है? देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है कि किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। एक तो आपका है कि चुनावों का परिसीमन, ठीक है, और पंचायतों में सीट का आवंटन। दो चीज है, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, ठीक है, परिसीमन, और दूसरा है क्या, पंचायत सीटों का बंटवारा, पंचायत सीटों का बंटवारा। भाई साहब न्यायालय को इतना समय नहीं है ना, कि वो क्या करेगा कि चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन कर ले चलेगा, है ना, कि किस क्षेत्र से कितना सीट मिलेगा, कितना क्या होगा, और चाहे पंचायत में सीट का बंटवारा करेगा। यह जो आपका काम है वो चुनाव आयोग का काम है, ना कि न्यायालय का काम है। तो बोला क्या था इस सवाल में कि न्यायालय में किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? भाई साहब दोनों में नहीं कर सकता है, दोनों सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। तो जिस विद्यार्थी ने 1 और 2 दोनों सही मारा है, बिल्कुल उनका सही जवाब है, उनका 1 नंबर यहां से बढ़ेगा। इसके बाद है कंफ्यूजन वाला सवाल। अब आते हैं कि आयोग ने आपके साथ खेल कैसे किया है।
अब जो भी विद्यार्थी हैं सब हल्ला कर रहे हैं कि सर मेरा 2 इजी क्वेश्चन 4 मेरा इजी क्वेश्चन गिर गया, वो कैसे गिरा अब हम बताते हैं। ठीक है, तो अब आइए कंफ्यूजन वाला सवाल जरा देख लेते हैं, और लगभग हम लोग को 25 इंपॉर्टेंट सवाल पूछ जाएगा। और जहां पे आपको कंफ्यूजन लगा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गिरा है सर, ये क्वेश्चन लेवल का था, आपने बस उसी का चर्चा किया। और भी बाकी चैनल पे आप जाइए, वहां पे दरोगा के मेंस के 100 का 100 क्वेश्चन क्या है आपको कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा एनालिसिस। मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन का करवाया, वो 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में तकलीफ दी होगी, और जिसके आधार पे आपका 25 में कम से कम 15 आपका सही है यहाँ से, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा, बिल्कुल आपका मेरिट भी लगेगा। लेकिन आप इस 25 क्वेश्चन का आंसर पहले मिला लिया जाए। अच्छा, विद्यार्थियों ने गलती कहां पे किया है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि चरक, ठीक है, चरक किस वंश से संबंधित थे। तो चरक देखो ऐसा है, कोई सुश्रुत है, चरक है, तो विद्यार्थी क्या होता है कंफ्यूजन में आ जाता है। अब कुछ विद्यार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो उसने बोला सर मैंने तो गुप्त मार दिया। अरे भाई साहब, अगर ऐसे नहीं याद होता है तो इसको ABC से याद कर लीजिए। ए से अश्वघोष, बी से वसुमित्र और सी से चरक। वो तीनों क्या है, कुषाण वंश का है। ठीक है, तीनों किसके हैं, कुषाण वंश का। और ऐसे भी चरक में क लगा हुआ है, तो क से आप कनिष्क मारो ना यार, क से कुषाण मारो ना। तो यहाँ भी विद्यार्थी कुछ लोगों ने गुप्त वंश मारा है। ठीक है, लेकिन आगे वाले एग्जामिनेशन में याद रखना है ABC। ए से अश्वघोष, बी से वसुमित्र, सी से चरक। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है। इसके बाद विद्यार्थियों से विद्यार्थी का गलती क्या किया है कि इब्न बतूता के बारे में पूछा है। ठीक है, कि इब्न बतूता जो है वो कब आया था। भाई साहब अभी हम लोग 2024 में है, सपोज दैट मान लेते हैं 2024 में। ठीक है, तो स्टार्टिंग मेरा क्या है 20 से है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग 20वीं शताब्दी में है, हम लोग 21वीं शताब्दी में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13 विद्यार्थियों ने देखा कि इब्न बतूता कब आया है, 13 देखा, तुरंत आंसर मार के निकल गया। अरे भाई साहब, जब हम लोग 13 से जाके आगे कुछ भी डेट बढ़े, 1301, 1302, तो हम लोग किधर की ओर मूव कर रहे हैं, 14वीं शताब्दी की ओर मूव कर रहे हैं। 13 शताब्दी तो ऑलरेडी पूर गया, 1300 से जब हम लोग आगे बढ़े तो वो शताब्दी मेरी 14वीं है, 2024 है, तो 20वीं शताब्दी तो कब का खत्म हो गया। अब हम लोग 21वीं शताब्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये मेरा क्या है 21वीं शताब्दी होगा। अरे भाई साहब, तो जब यहां से 13, आपको पता है कि इब्न बतूता 1300 के बाद ही आया था, तो 13वीं शताब्दी कैसे होगी, 14वीं शताब्दी होगी। लेकिन कुछ विद्यार्थी जल्दी से बेचारा मार के निकल जाता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर है, तो यहाँ पे भी आयोग ने आपके दिमाग पढ़ने का कोशिश किया। ठीक है, और कहां से आपको देखे हैं कंफ्यूजन में लाया है। हाँ, आपसे ये पूछा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई। हाँ, ये पूछेगा आपको, क्योंकि 8 भाषा तो बाद में जुटा है, तो वो तो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई साहब आपको याद है कि नहीं कि कौन भाषा कब जुटा कौन नहीं जुटा। आइए ना हम देख लेते हैं। 3 गो संविधान संशोधन हुआ है भाषा को जोड़ने के लिए, एक 21वां हुआ है, दूसरा 71वां हुआ है, और तीसरा आपका 92वां हुआ है। ठीक है, तो 71वां संविधान 21वां जब संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें जो भाषा जोड़ा गया था वो सिंधी भाषा जोड़ा गया था। क्या सा भाषा जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद जब 71वां हुआ, तो याद रखना है 71वां संविधान संशोधन में ट्रिक बता दे रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में आने वाला में कोई गलती नहीं कीजिएगा। इसका ट्रिक है कमीना। क्या नाम है, कमीना, याद रखना है। ठीक है, कमीना, बात समझे। का से क्या हो जाएगा, कोंकणी, म से मणिपुरी, और ना से क्या हो जाएगा, नेपाली, कोंकणी। ठीक है, म से मणिपुरी, ठीक है, और ना से नेपाली, कमीना याद हो गया। अब 92वां संविधान संशोधन है, तो इसको याद रखना है बोर्ड मास। मैथ में पढ़ते हैं ना बोर्ड मास फार्मूला। ठीक है, तो बोर्ड से बो से क्या हुआ, बोडो। ठीक है, अड्डा से डोंगरी, माँ से मैथिली, असा से संथाली। तो यही तो भैया ऑप्शन में दिया हुआ था ना, संथाली। तो संथाली जो टिक किए होंगे सही है, लेकिन आयोग फिर भी देखना चाह रहा था कि भाई आप सब सीरियस हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंट में हैं कि नहीं। वो दिया, विद्यार्थी गलती कर दिया। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, उसके बाद 71वां में 3 भाषा। याद करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आप कमीना याद कर लो। कैसे क्या होगा, कोंकणी, माँ से मणिपुरी, अन्ना से नेपाली। उसके बाद आप बोडमास याद कीजिएगा,
बोडो, ड से डोंगरी, मा से क्या मैथिली और सा से संथाली। चलिए इसके बाद एक और कंफ्यूजन वाला सवाल आपको है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। देखिए सब विद्यार्थी जान रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वो सुनता है और धड़ाक से क्या करता है, आंसर बना देता है। दिल्ली का शासक देखा नहीं, ठोक के निकल गया। भाई दिल्ली का शासक जैसे ही शब्द आता है सुनते हैं हम लोग, सबसे पहले माइंड में एक ही चीज रीड करता है, बहादुर शाह जफर। क्या करता है, बहादुर शाह जफर। लेकिन भाई बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है, और बहादुर शाह जफर से हमारी मुलाकात हुई थी 1857 में। तो 1764 में कौन थे, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। 3 गो था यहाँ पे, एक तो आपका मीर कासिम था। मीर कासिम कहाँ का था, बंगाल का नवाब, ठीक है। अवध का नवाब कौन था, सुजाऊ उद दौला, और दिल्ली का जो भाई साहब शाह आलम था। क्या था, शाह आलम। तो ठीक है, अगर आप नर्व्स को कंट्रोल रखे होंगे तो बहादुर शाह जफर नहीं, शाह आलम मारे होंगे। कुछ विद्यार्थी इसमें भी गड़बड़ कर दिए, कोई भी बात नहीं, एग्जामिनेशन है, थोड़ा बहुत गलती होता है। इसके बाद एक और सवाल था कि कंफ्यूजन वाला कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। अपनी जाति में विवाह, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन था, देखिए ऑप्शन यहीं पे फंसना है, अंतर विवाह और ठीक है अंतर जातीय विवाह। मैं 4 ऑप्शन नहीं लिखूंगा, आंसर किसी यही 2 ऑप्शन में है, ठीक है, अंतर जातीय विवाह, ठीक है। अब उसको लगता है अंतर जातीय माने जातीय के अंदर आ रहा है। भाई साहब गलती नहीं करना है, इसका अंग्रेजी होता है इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। अब बात समझिए, यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, अंतर जातीय, समझिए बात को, यानी जाति में अंतर, समझे बात को। अंतर जातीय विवाह सुनने में तो लगता है कि जाति के अंदर हो रहा है, लेकिन शब्द है अंतर, यानी क्या, दोनों जाति में अंतर। समझ गए बात को, एकदम याद कर लीजिएगा। इंटर कास्ट माने तुम्हारा कास्ट में कोई दूसरा कास्ट घुस गया, कभी नहीं भुलाइएगा कि 2 अलग अलग जाति में जब शादी होगा तो उसको अंतर जातीय विवाह बोलते हैं, और जब अपने जात में सब शादी कीजिएगा तो उसको अंतः विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर विवाह, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल था कि सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है। कोई बात नहीं भाई, सैडल पीक है ना, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन सैडल पीक किस अथी पे है, अंडमान निकोबार के कौन से भाग पे। इसका ऑप्शन था उत्तरी अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार, निकोबार, ठीक है। इसका भी आंसर जो आपको एकदम ट्रिक से बता दिया, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। सैंडल समझते हैं ना, लड़की क्या करती है, सैंडल पहनती है। अब कोई बदमाश उसको छेड़ता है तो क्या करती है, सैंडल उतार के मारती है। तो भैया हो सैंडल, सैंडल उतार के मारी, ठीक है। लड़की क्या करी, सैंडल उतार के मारी, तो सैडल पिक उत्तरी, सैंडल उत्तरी यानी उत्तरी अंडमान में है। तो यहाँ भी जो उत्तरी अंडमान मारे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके बाद और तो कुछ सवाल इंपॉर्टेंट बचा नहीं था, बस यही 25 सवाल था। हाँ, एक और जगह आपको कंफ्यूजन में लाया कि भारत और यूएई, ठीक है, भारत और यूएई के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। ये